जिंदगी पर्याय बनकर रह गई रिंगटोन की, फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। भारतीय समाज ये भूल गया कि विधाएं साहित्य की होती हैं, भाषाओं की नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और अब साहित्य में दोबारा हम लौटते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारी भावनाएं शामिल रहती हैं, एक मूल विषय रहता है, आत्मा होती है हमारे साहित्य की। अगर आपके साहित्य की आत्मा की मैं बात करूं, मूल विषय की मैं बात करूं, तो क्या कहेंगे? दिनेश जी, एक बात बताऊं, चाहे कोई लेखक हो और वो कितनी विधाओं में लिखता हो, उसके जो सरोकार हैं वो एक ही रहते हैं। उसके सरोकार, उसका सामाजिक दृष्टिकोण, उसका विजन, उसका चयन, वो परिवर्तित नहीं होते। लेकिन हर विधा की अपनी एक गरिमा है। जो कथ्य है वो कथ्य अपनी विधा का चुनाव करता है। जो बात मैं गजल में कह सकता हूँ वो मैं खंड काव्य सुनो राधिका और लौटाओ पार्थ में नहीं कह सकता। मुझे उस विधा का चुनाव करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत गंभीर एक उदात्त विषय है। मैं समाज की और जिस नजरिए से देख रहा हूँ, ना वो गीत में आ सकता, ना कविता में आ सकता, ना उसमें आ सकता। भारतीय समाज ये भूल गया कि विधाएं साहित्य की होती हैं, भाषाओं की नहीं होती। एक राष्ट्रीय सम्मेलन में मैंने कहा कि भले आदमी हो, आप गद्य विधाओं की बात पे मैं आऊं तो आपको हैरानी रहेगी, कोई भी गद्य विधा हमारी नहीं है, सब यूरोपियन है। हमारे यहाँ उपन्यास नहीं होता था, हमारे यहाँ रिपोर्टाज नहीं होती थी, हमारे यहाँ शॉर्ट स्टोरी भी नहीं होती थी। ये सब हमने अंग्रेजी से, फ्रेंच से, उनसे लिए हैं। अब आप ये क्यों नहीं कहते ये उपन्यास तो जी देखो जी अंग्रेजी से आया था। आप ये नहीं क्यों नहीं कहते निबंध तो बेकन और मोंटेन से आया था। फिर वो बेचारे घबरा गए, क्या हुआ? मैं गद्य विधाओं का विकास तो सारा यूरोप में हुआ है। तो विधाएं साहित्य की है। अब हाइको लिखने वाले हैं, अब हाइको कोई जापानी की थोड़ी है, और सबकी विधा है। अब गजल हिंदुस्तान की हर भाषा में, क्या अंग्रेजी में लोग गजलें लिख रहे हैं तो सब बात है। अब हमारे यहाँ ये जो दुर्भावनाएं, साहित्यिक दुर्भावनाएं, उन्होंने परिदृश्य को बड़ा अस्पष्ट बना दिया था। तो नई पीढ़ी के सामने बहुत सारी चीजें बहुत देर से पहुंची। अब आप यकीन करेंगे, अब कहीं जाके विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे नवगीत को पढ़ाए जाने लगा है, गजल को पढ़ाए जाने लगा। पहले कोई पढ़ाता ही नहीं, शामिल ही नहीं करते थे लोग। लघु कथा को भी नहीं करते, लघु कथा को तो अब भी नहीं करते। अब मैंने एक दिन कहा कि भाई ये देश जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास ई पब्लिकेशन होगी, हमारे पास ऐसा वक्त आएगा जब ब्लॉगर भी हम शामिल करेंगे। हम ऐसा वक्त भी आएगा जब ये जो सेलुलाइड पे जो किताबें हैं, अब यूरोप में ऑडियो बुक्स भी चलने लगी। तो समाज के साथ भोजपत्र से निकल के ई पब्लिकेशन तक हम आगे बढ़ते रहे हैं, पीछे नहीं लौट के हैं। और साहित्य वही है भाई जो समाज के साथ चले। अगर वो वक्त के साथ होड़ नहीं लगा सकता तो उसे साहित्य कहलाने का भी कोई अर्थ नहीं है। जी नहीं, बहुत अच्छी बात रही। और जो ई बुक या ऑडियो बुक की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल यूरोप की नहीं, भारत में अच्छे प्रचलन में आ चुकी हैं और लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे इनका दायरा विकसित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विधाओं की बात चली, उसी के ऊपर अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने साहित्य में लिखा बहुत है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्रिय होती हैं। और इतने सारे साहित्य में जैसे मैं देख रहा था कि गजल संग्रह कई हैं, आपके खंड काव्य बहुत हैं, तो किस विधा को आपने विशेष रूप से चुना, किसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया? सबसे ज्यादा काम तो इस तरह से फिर गजल पे हुआ है। जी गजल पे होने के दो दो एक कारण है। अब मैं थोड़ा स्पष्ट करूं, मान्यता भी मुझे गजलकार के रूप में ज्यादा मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। 15-16 गजल संग्रह हैं। हालांकि उर्दू वाले तो रोमानी है, हिंदी की जो गजल है वो हमेशा चौपाल की संस्कृति की गजल रही है। उसमें कोई नाच गाना नहीं है, उसमें कोई रोमांस भी नहीं है उन जैसा। वो एक जड़ता को तोड़ने वाली कठोरतम, और वो ज्यादा लोकप्रिय भी इसलिए कि समाज की स्मृति में ठहर जाती है, ज्यादा लोकप्रिय होती है।
तो एक गजलकार के रूप में मुझे मान्यता ज़्यादा मिली, और मुझे भी अच्छा लगता है वो कहने में कि थोड़े से लफ्ज़ों में आप जो बात रजिस्टर करते हैं वो चली जाती है। छंद की एक सीमा है, मुक्त छंद की एक संभावना है। जी तो हर विधा की अपनी सीमा भी है, अपनी संभावना भी। तो एक जी गजलकार के रूप में मुझे सामाजिक मान्यता अधिक मिली। जी, कोई नवगीत हो जाए। मैं दो नवगीत आपको सुना रहा हूँ। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की, एक सामान्य सी घटना है, बजती रहती है घंटियां। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की, अब हथेली में सभी संवेदनाएं धस रही हैं। अब हथेली में सभी संवेदनाएं धस रही हैं, शक्तियां बाजार की अपना शिकंजा कस रही हैं। अब जरूरत ही नहीं वाचालता को मौन की, फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। वर्जनाओं की चट्टानें रेत बनकर ढह रही हैं, और एसएमएस के जरिए भावनाएं बह रही हैं। वर्जनाओं की चट्टानें रेत बनकर ढह रही हैं, और एसएमएस के जरिए भावनाएं बह रही हैं। जिंदगी पर्याय बनकर रह गई रिंगटोन की, जिंदगी पर्याय बनकर रह गई रिंगटोन की, फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। फोन की। और जी इसका अंतिम देखिए कि आदमी बोना हुआ पर हो गए टावर बड़े, दूसरे के पांव पर जैसे जमूरे हो खड़े। आदमी बोना हुआ पर हो गए टावर बड़े, दूसरे के पांव पर जैसे जमूरे हो खड़े। अब नहीं मिलती यहाँ छाया घने सागौन की, फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। जी एक और मैं गीत जो काफी सारे मित्रों को बहुत पसंद आया है। स्वागत है, स्वागत है। सपने में सूरज देखा तो दिन का कालापन याद आया, चंद विदूषक खुले मंच की मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। कुछ खलनायक घटनाओं में दुर्घटनाएं जोड़ रहे हैं। चंद विदूषक खुले मंच की मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। कुछ खलनायक घटनाओं में दुर्घटनाएं जोड़ रहे हैं। मृत्यु के आलेख पढ़े तो जीवन को जीवन याद आया, सपने में सूरज देखा तो मन का कालापन याद आया। दूसरा बंद देखिए कि जी इतिहासों की परी कथाएं याद रही पिछली पीढ़ी को। इतिहासों की परी कथाएं याद रही पिछली पीढ़ी को, ऊपर जाकर सबसे पहले सरकाया निचली सीढ़ी को। इतिहासों की परी कथाएं याद रही पिछली पीढ़ी को, ऊपर जाकर सबसे पहले सरकाया निचली सीढ़ी को। जिस दिन गुंबद गिरा गगन का, जिस दिन गुंबद गिरा गगन का, लोगों को आंगन याद आया, लोगों को आंगन याद आया, और सपने में सूरज देखा तो मन का कालापन याद आया। जी इसका अंतिम बहुत बंद है। जी हाई टेक रथों पर चढ़कर राजनीति गांव में आई। हाई टेक रथों पर चढ़कर राजनीति गांव में आई। सच्चाई ने कच्चे मन से झूठ मूठ की कस्में खाई। हाई टेक रथों पर चढ़कर राजनीति गांव में आई। सच्चाई ने कच्चे मन से झूठ मूठ की कस्में खाई। मजहब की मिट्टी भीगी तो मन का अंधापन याद आया, मन का अंधापन याद आया, सपने में सूरज देखा तो दिन का कालापन याद आया। धन्यवाद बहुत भाई। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जो प्रश्न है आपके साहित्य से ही है। अभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो आदमी सहेज कर रखता है, स्मृति में समा जाते हैं। कोई ऐसी उपलब्धि जो आपको हमेशा याद रहती हो साहित्यिक जीवन से? दिनेश जी, मुझे कोई ऐसी तो उपलब्धि याद नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों से जो मुलाकात है, मैं उन्हें, आप जैसे जो भले आदमी मिलते हैं,
मैं उन्हें अपनी उपलब्धि मान के चलता हूँ। तो जीवन में जी, मुझे बहुत बढ़िया। बहुत बड़े लोग मिले, तो उनसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं 2-4 का ज़िक्र ज़रूर करूँगा। जब मैं जी, साहित्य अकादमी में 2007 में गया, तो उस समय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष होते थे सुनील गंगोपाध्याय, बंगला के बहुत बड़े लेखक, जिनके सैकड़ों उपन्यास हैं। वो मुझसे अतिरिक्त रूप से कुछ प्यार भी करते थे ज़्यादा। तो मुझे लगता है उनसे मिलना मेरी एक उपलब्धि थी। उनकी एक बात मुझे बड़ी कमाल की याद आई। उन्होंने एक बात बताई। एक दिन वो मेरे से कहने लगे, कौशिक, हिंदी के लेखकों में एक बुरी बात है। मैं बोलो सर कौन सी? कहता, आफ्टर द एज ऑफ 40 either they start preaching or blessing and they stop writing. 40 साल की उम्र के बाद या तो आशीर्वाद देने लगते हैं या भाषण देने लगते हैं, लिखना पढ़ना छोड़ देते हैं। इसीलिए हिंदी के लेखक की क्रिएटिव लाइफ बहुत छोटी है, जो उसका सृजनात्मक जीवन है बहुत थोड़ा है। और उन्होंने एक सांस में 20 ऐसे लेखकों के नाम बता दिए जो 45 साल तक आते आते उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। ये बात मेरे मन में घर कर गई। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के लेखक की क्रिएटिव लाइफ बहुत थोड़ी है। और वो तो कह के चले गए, उस रात मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं उपलब्धि वाली रात बता रहा हूँ। आदमी कब भाषण देने लगता है, आशीर्वाद देने लगता है, जब उसे लगता है कि तूने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया और अब इसके बाद करने का कोई काम नहीं। मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। आज भी रात को सोता हूँ तो लगता है कि मैंने कुछ नहीं लिखा। यूं तो कागज का कलम से देर तक रिश्ता रहा, दिल ये कहता है कि मैंने क्या लिखा, कुछ भी नहीं। जी, तो अभी पता नहीं अच्छा लिखा जाएगा नहीं, लेकिन मैं लिखता रहूंगा। तो ऐसे लोगों से जो मिलना है, ये उपलब्धि है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हम मिलने के लिए जाते हैं, अब मैं मैक्सिको में गया अंतर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन में। वहाँ एक प्रकाशन है लुइना, उन्होंने मेरी कुछ रचनाओं का स्पेनिश में अनुवाद भी किया, और आने वाले वर्षों में शायद ये खंड काव्य का भी और कहानियों का अनुवाद भी स्पेनिश में आए। मैंने स्पेनिश राइटर्स देखे, अंग्रेजी के लेखक देखे, आप हैरान रहेंगे कि जिस अंदाज से वो काम करते हैं। और मुझे अकेला वो लेखक नहीं काम करता, उसका परिवार ही उसकी मदद नहीं करता। मुझे बताया गया यूरोप में जिस गली में लेखक रहता है, उस गली के नुक्कड़ पे म्यूनिसिपैलिटी एक बोर्ड लगा देती है, कीप साइलेंस, देयर इज ए होम ऑफ एन ऑथर लिव्स हियर। एक लेखक यहाँ रहता है, खामोशी से चले। पूरा समाज उसको खलल नहीं डालता। दक्षिण भारत के हमारे लेखक, हमारा प्रधान अब तिवारी जी हैं, कंबार साहब हैं। इसी तरह से मलयालम के लेखक हमारे एम.टी. वासुदेवन नायर हैं। इन लोगों से मिलना, उर्दू के शीनकाब निजाम साहब, शहरयार मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। दिनेश भाई मेरी ये उपलब्धि है। जी, जिस तरह से समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, काम करने के तौर तरीके बदल गए हैं, साहित्य का भी तरीका बदल रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ई-बुक की बात की, ऑडियो बुक की बात की। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह के परिवर्तन की साहित्य में साहित्यकारों को अपेक्षा है इस समय? देखो, जो नई पीढ़ी के साहित्यकार हैं, आपकी पीढ़ी है जैसे, वो इन चीज़ों को बहुत सहज लेती है, क्योंकि उसकी परवरिश हुई है, उसको टैकल करना आता है। वो सेलुलाइड को भी जानती है, इसको भी जानती है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हमारे ग्रांड चिल्ड्रन है, वो 5-5, 6-6 साल के हैं, वो सब चला देते हैं। हमें भी थोड़ा बहुत आने लगा है। तो वो जो बुजुर्ग पीढ़ी है, उसके सामने थोड़ा सा ये है कि वो कागज कलम और टेबल से जुड़े हुए हैं। देखो, साहित्य वहाँ तो रहेगा ही रहेगा, कागज कलम से अलग नहीं जा सकता। ये उस लिखे हुए को प्रचारित और प्रसारित करने का एक माध्यम मिल गया, ये एक बहुत बड़ी बात है।
टेक्नोलॉजी ने हमें अपने, देखो इस बाजारवाद ने बहुत नुकसान किए, लेकिन इस बाजारवाद ने हमारी भाषाओं का कल्याण भी बहुत किया, हमारे साहित्य का बहुत कल्याण किया है। और मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, हिंदुस्तान की 24 भाषाओं का साहित्य पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित हो रहा है, क्योंकि अब वो कालांकित सीमाएं तो रही नहीं, ये कहीं भी जा सकता है, आप किसी का भी इंटरव्यू देख सकते हैं। तो इस चीज ने दिया है, और नई पीढ़ी पारंगत है इस काम में, वो बहुत अच्छा चल रही है ये प्रचारित करने के माध्यम है। बेसिकली भाई आपने कलम से नहीं लिखा, मेरी पीढ़ी तक आते आते टाइपराइटर आ गया था, लोग लिखने की बजाय, हमारे मोहन राकेश जी थे टाइप भी करते थे, मंटो थे सब कुछ टाइप करते थे, तो वो एक अपरेटस था, हाथ से ना लिखा टाइप कर लिया। ये कंप्यूटर भी एक अपरेटस है, अगर इस अपरेटस की गुलामी करेंगे तो साहित्य मरेगा, अगर इसका मालिक बन के रहेगा तो साहित्य का मारेगा। हमने टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना, उसकी दास्ता स्वीकार नहीं करनी, बल्कि अपने उपयोग के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए एक वरदान है। भाई भोजपत्रों से निकल के हम यहाँ तक आए हैं, तो ये चरण धीरे धीरे हुए हैं, और मेरा ये मानना है कि मानव सभ्यता का विकास हुआ है और हो रहा है बड़ी तेजी से। मैंने YouTube पे बर्ट्रैंड रसल का इंटरव्यू 3 बार सुना, मेरा मनपसंद लेखक है। जब मुझे पता चला कि बर्ट्रैंड रसल, मेरे बच्चे ने बताया, परवीन ने, कि आप स्पीच ऑफ बर्ट्रैंड रसल टाइप करिए, वो अपने आप निकल के आ जाएगी, और सच में निकल के आ गई। BBC पे जो उसके इंटरव्यू थे, वो जब MA करते हुए मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, सेक्स एंड सिन, मैरिज एंड मॉरल्स, अनपॉपुलर एसेज, उस लेखक TS इलियट की आप कविता सुन रहे, हिंदी का बड़े से बड़ा लेखक, उसकी पुस्तकें सब आपकी मुट्ठी में है, आपको किसी पुस्तकालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं किस मुंह से कहूं कि ये टेक्नोलॉजी हमारा नुकसान कर रही है? इसने तो हमारा फायदा किया। कौशिक जी, इस बात से थोड़ा सा इतर बात करना चाहूंगा। जो लोग मंच पर हैं आजकल, और लोग उनको मतलब लाखों उनके सुनने वाले हैं, पब्लिक डोमेन में है, वो YouTube पे या किसी भी कार्यक्रम में, मंचीय कार्यक्रम में सुने जाते हैं, लाखों लोग उनके नाम से उनको सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। प्रकाशन नहीं है, ना के बराबर प्रकाशन है, 1 पुस्तक आई है, 2 पुस्तक आई है, पर अगर लोगों से आप उनका नाम पूछें तो उनकी जुबान पर है, उनकी रचनाएं लोगों की जुबान पर हैं। किसी साहित्यकार का जो स्तर है वो उसके लेखन से आंका जाए या प्रकाशन से आंका जाए, क्या कहेंगे? दिनेश जी, इसमें मैं 2 चीजें क्लियर करता हूँ जी। साहित्य के बहुत सारे चरण भी है और बहुत सारे स्वरूप भी हैं। कविता हर स्वरूप में बहुत बेहतर होती है, वो उसका मैसेज है, समाज को देती है। लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं, जैसे हमने बात की बड़े साहित्य की, उदात्त साहित्य की, कालजयी साहित्य की, तो आपको फर्क करना पड़ेगा पोएट में और परफॉर्मर में। ध्यान से सुनना मेरी बात, जी जी, बहुत बारीक बात है। पोएट में और परफॉर्मर में फर्क करना पड़ेगा। अब एक परफॉर्मर है, उसके लाखों सुनने वाले हैं, बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, लेकिन उसके पास वही 12 रचनाएं हैं जो वो मंचों पे सुनाता है। वो सारे जीवन में अपने प्रतिष्ठित रहता है, चला जाता है, लेकिन उसकी पुस्तक नहीं होती है। मंच का जो साहित्य है वो आम आदमी को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें भावुकता भी है, उसमें समाज से जुड़ने का भी है, वो बहुत जल्दी कनेक्ट भी होती है। लेकिन साहित्य के, गंभीर साहित्य का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम मुक्ति बोध की जब कविता को खड़ा करेंगे किसी परफॉर्मर के साथ, तो वो तुलना नहीं करनी चाहिए। परफॉर्मर की तुलना परफॉर्मर से हो, पोएट की तुलना पोएट से। जी। अब कालिदास की, तुलसीदास की कविता का मूल्यांकन जब हम करेंगे तो एक गंभीर साहित्य की कोटि में करेंगे। तो साहित्य के चरण है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, उसकी अपनी उपादेयता है,
बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, और बल्कि हिंदी के बहुत सारे बड़े लेखक जो फ़िल्मों में चले गए थे, वे उन्होंने फ़िल्मों में बहुत इसमें कोई तरह बहुत अच्छा लिखा, समाज ने उसको स्वीकार किया, उनको सुनने वाले करोड़ों में हैं। लेकिन मुक्तिबोध और अज्ञे की कविता को सुनने वाले करोड़ों में तो नहीं हो सकते, लेकिन उसकी जो उदात्तता है, उसकी जो रचनात्मकता है, उसकी जो सृजन शक्ति है, उसका अपना महत्व है, उनका अपना महत्व है। साहित्य में क्षणिक आह्लाद देने वाला, कुछ समय के लिए आपको प्रभावित करने वाला एक वो साहित्य है। वो साहित्य जिसका केंद्र बिंदु लोक मनोरंजन है। मैं उसे लोक रंजन भी नहीं कहता, लोक रंजन कोई और चीज है। विशुद्ध जिसका मनोरंजन है, हम उसकी तुलना उस लोक रंजन वाले साहित्य से नहीं कर सकते जिसमें लोक कल्याण सबसे बड़ा ध्येय। तो हमें उसको अलग रखना चाहिए, उसका मूल्यांकन इनके साथ मिलकर नहीं करना चाहिए। ये दो बिल्कुल अलग कैटेगरीज है। जब कभी भी साहित्यिक सम्मेलन होते हैं, या हम युवाओं के साथ जब मैं करता हूँ, युवा सम्मेलन करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल भी करते हैं। तो उसमें मैंने ये कहा भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो साहित्य में रहते हुए अगर दूसरी तरफ गए हैं और साहित्यिक रचना को लेके गए हैं, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब आप, अब इसका जवाब गुलजार साहब ने बहुत अच्छा दिया एक सम्मेलन में। वो कहते हैं जब मैं साहित्य की रचना करता हूँ वो किताब अलग है, लेकिन जब मैं फिल्म के लिए लिखता हूँ वो कमीशन्ड वर्क है, वो तो कमीशन करके लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है भाई आपने इस तरह की लिखना है। तो जो परफॉर्मर है उसकी रचनाएं कमीशन्ड रचनाएं हैं, मंच के अपने तकाजे हैं, उन्होंने लोगों से जुड़ना है, उन्होंने वहां से पैसा भी लेना है, उसके अपने थीम्स भी उनके बताए हुए हैं। तो जब बड़ा पोएट मंच पे, इसीलिए एक अब तो एक सीधा सीधा अंतराल ही हो गया है कि परफॉर्मर बिल्कुल अलग हो गए हैं और पोएट बिल्कुल अलग, बहुत कम अब रह गया है उसमें। और अब समाज को भी समझ आ गया है वो कविता बुरी नहीं है, बहुत अच्छी कविता है। समाज के भाई बहुत गंभीर चीज को एक लेमैन कैसे समझेगा? उस लेमैन को तो लेमैन की भाषा में, लेमैन की भावना में और लेमैन के मुहावरे में ही तो आपको समझाना पड़ेगा। तो उसकी अपनी उपादेयता है, उसका अपना एक दायरा है, बड़ा विस्तृत दायरा है। उस दायरे में कहीं ना कहीं अब बाजार भी जुड़ गए, और अब उसका दायरा और भी विस्तृत हो गया। जी, अब जी, देखो अमृतलाल नागर और प्रेमचंद, के अब्बास, शहरयार और रजा साहब, ये सब फिल्मों में थे। कैफी आजमी फिल्मों में रहे, दूसरे अपने जानिसार अख्तर रहे, साहिर रहे। लेकिन आज की पीढ़ी का गंभीर लेखक वहां क्यों नहीं जाता? अब उसका स्कोप कम हो गया ना, उस पोएट का स्कोप परफॉर्मर ने ले लिया। तो कौशिक जी ये बताइए कि युवा साहित्यकारों के लिए क्या कहेंगे जो युवा साहित्य में आना चाहते हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं ये कहूंगा भाई, जो इस समय युवा इस देश में लिख रहा है बहुत शानदार लिख रहा है। आम आम लेखक को लगता है कि युवा बहुत कम लिख रहे हैं। मेरी पीढ़ी के लोगों को लगता है बदलते हुए समाज की नब्ज पे उन्हीं की उंगली है। वो जानते हैं कि चीज़ें अब कहाँ कैसे घटित हो रही हैं। बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से, हमारी पीढ़ी से बहुत आगे की पीढ़ी है। सिर्फ उनको ये है कि उनके पास साधना तो कम है, साधन बहुत है। अगर उनमें थोड़ी सी साधना हो जाए, भाषा को संभालने का फन आ जाए, वो आ जाता है। उनके पास कल्पना शक्ति बहुत है, ऊर्जा बहुत है, उसको मीडियम का, ये जो नए माध्यम है इनका इस्तेमाल भी आता है। समाज में जो टूट फूट हो रही है, बदलाव आ रहे हैं, वो उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और बहुत कमाल का उन्होंने लिखा है। इन दिनों में युवाओं की जो रचनाएं आई हैं, अद्भुत रचनाएं। युवाओं को जी,
मैं इतना अपने को सक्षम नहीं मानता कि कोई उनको मंत्र दूं। उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि भाई खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। और जो लिखना आपने कहा, एक तो जो लिख रहे हैं वो तो बहुत अच्छा लिखे। मुझे एक घटना याद आ गई। मैं हेमिंगवे की बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें एक थोड़ा सा जिक्र है। एक बार हेमिंगवे के पास एक नौजवान जाता है, कहता सर आई वांट टू बिकम ए राइटर, व्हाट शुड आई डू? मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? हेमिंगवे ने बड़ा छोटा सा जवाब दिया, लर्न टू फेस द ब्लैंक पेज। कोरे कागज का सामना करना सीख जाओ, आप लेखक बन जाएंगे। जी तो मैं जो लेखक बनना चाह रहे हैं उनको बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरे कागज का सामना करना सीखो। कोरा कागज आमंत्रित करता है मुझको कलम उठाऊं और कलम उठाकर अपने मन की कजराओं में जाऊं, लिखूं। जिसको कोरा कागज फेस करना आ गया वो लेखक बन जाएगा। दूसरा ये है कि लेखक बनने की पहली सीढ़ी ये है कि उसे पाठक अच्छा होना चाहिए। बहुत बड़ा पाठक ही अच्छा लेखक बन सकता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको भाषा के मर्म का नहीं पता चलेगा। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों ने किस तरह से क्या क्या काम किया। परंपरा से जुड़े बगैर आपकी जो इंडिविजुअल टैलेंट है, जो व्यक्तिगत आपकी प्रतिभा है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। और जी परंपरा से जुड़ने का वही तरीका है कि आपको पाठक होना पड़ेगा। लेखन एक ऐसा काम है जिसके लिए प्रकृति व्यक्ति का चयन करती है। वो अपने आप, कई बोर्न राइटर भी होते हैं। जिसने, प्रकृति ने जिस व्यक्ति का चयन कर लिया वो तो अपने आप लेखक बनेगा ही बनेगा। जितनी मर्जी मुसीबतें आए, उसने तो कोई और काम करना ही नहीं है। और जिसका जी चयन ऊपर वाले ने कर लिया, फिर उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। नहीं तो ऊपर वाले को नाराज करेगा कि मैंने तेरे को भेजा किस काम के लिए था, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो ये पता लग जाता है कि अब दिनेश को मालूम ही है, वरना और भी बहुत सारे कि हमने भाई लेखन में ही जुड़ना है। तो मेरे जी कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो अभिरुचि होती है और एक कुछ वंशानुगत भी चीजें आती है, हेरिडिटी भी मिलती है, ऊपर वाला भी थोड़े संस्कार देता है। और हमेशा भाई युवा पीढ़ी, हमेशा जो बुजुर्ग है उसके बाद युवा पीढ़ी साहित्य में यहाँ तक पहुंची है और आगे पहुंचेगी। मैं बहुत आश्वस्त जी हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी और भारतीय साहित्य के उज्जवल भविष्य के जी। तो माधव कौशिक जी, आपने इतने अच्छे ढंग से अपनी बात रखी और साहित्य के ऊपर हमारी विशद चर्चा हुई, बड़ा अच्छा लगा। और निसंदेह हमारे श्रोताओं को अच्छा भी लगेगा, रोचक भी रहा और उन्हें कुछ सीखने को, समझने को भी मिलेगा। आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से और अपने सभी दर्शकों की ओर से आपको पुनः बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता लिए। दिनेश जी, मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ। आपसे बात करने का अवसर मिला और आपके जितने जुड़े हुए दो आपके मित्र हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उन सबका भी हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। नमस्कार।